ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम नया चैप्टर आज। चैप्टर का नाम है एसी। आपको मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया था कि एसी और डीसी क्या होता है। प्लीज थोड़ा ध्यान से एक बार उसको सुनो। डीसी डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। ध्यान दीजिए, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट एंड एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। है ना? फर्क क्या है प्लीज एक बार सुनो। अगर हमारे पास डीसी सप्लाई अगर डीसी सप्लाई है तो इसमें जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता। करंट की वैल्यू, जो करंट तारों में फ्लो कर रहा होगा, वो करंट कांस्टेंट होगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और ऑल्टरनेटिंग करंट तब बोलते हैं अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है, पर ऐसे नहीं कुछ भी वेरी कर रही, इट हैज टू वेरी इन द शेप ऑफ साइन कर्व। करंट वेरी कर रहा है साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली यानी साइन वेव। जो आपका मैथ्स में साइन थीटा का ग्राफ होता है, तो उस तरीके से करंट वेरी कर। ये नहीं कि करंट इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी अपनी मर्जी से कभी भी हो रहा है, नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट इन विच जो करंट की वैल्यू है वो साइनोसॉइडली टाइम के साथ वेरी कर। और अगर वो वेरी नहीं कर रही, अगर वो कांस्टेंट है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट। ऐसे ही वोल्टेज के साथ भी होता है। हालांकि हमें उसको बोलना चाहिए डायरेक्ट वोल्टेज। जैसे यहाँ नाम क्या था, डायरेक्ट करंट। तो यहाँ हमें बोलना चाहिए डायरेक्ट वोल्टेज। पर हम उसको डायरेक्ट वोल्टेज ना बोल के कई बार डीसी वोल्टेज भी बोलते हैं। नाम डीसी की जगह क्या होना चाहिए, डायरेक्ट वोल्टेज होना चाहिए। और हम उसको बोल देते हैं डीसी वोल्टेज। ये एक ऐसी वोल्टेज है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। और एसी वोल्टेज, इफ यू यूज द वर्ड एसी वोल्टेज, हालांकि हमें एसी वोल्टेज नहीं बोलना चाहिए, हमें सिर्फ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलना चाहिए। पर अगर वो एसी वोल्टेज भी बोलता है तो भी आपको मतलब समझ में आना चाहिए ऑल्टरनेटिंग। ये एक ऐसी वोल्टेज है जो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर। अब हमारे घर में, हमारे आपके घर में जो सॉकेट है उसमें जो सप्लाई आता है, दैट इज एसी सप्लाई। लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से जो वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस हो रहे थे वो एसी थे। तो आपके घर में अगर आप सॉकेट में, सपोज करिए आपके घर में जो सॉकेट है, आप इसमें मान लीजिए स्लो मोशन में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करती है। अगर आप इसमें एक एमीटर लगाते हैं तो करंट की भी रीडिंग कांस्टेंट नहीं होती, करंट की रीडिंग टाइम के साथ वेरी करती है। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो यूज करा जाता है वो एसी। क्यों? क्योंकि एसी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चलो जरा बनाओ, कॉलम बनाओ प्लीज साथ साथ। एसी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, नुकसान भी है बट एडवांटेज ज्यादा बड़ा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले के टाइम में, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, दो फेमस साइंटिस्ट थे। जो साइंटिस्ट था एडिसन, ही वाज इन फेवर कि घरों में जो सप्लाई किया जाए दैट शुड बी डीसी। एडिसन ने फेवर करा था कि डीसी सप्लाई घरों में भेजा जाए। एंड अनदर साइंटिस्ट टेस्ला और एक और साइंटिस्ट था, दे वर इन फेवर ऑफ एसी। फाइनली विक्ट्री एसी की हुई, घरों में हम एसी सप्लाई करते हैं। तो इसका एडवांटेज लिखेंगे क्या है, किस वजह से एसी सप्लाई यूज करते हैं, हम डीसी सप्लाई क्यों नहीं यूज करते घरों में। आपके घर में जो सॉकेट है, पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है, वो डीसी क्यों, एसी क्यों। एसी का एडवांटेज लिखो, क्योंकि आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। लिखिए एसी में क्या फायदा है।
एसी में सबसे बड़ा एडवांटेज है देयर इज लेस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, देयर इज लेस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड है या जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आ रही है बच्चे, वो आपके घर में नहीं प्रोड्यूस हुई। हमने बताया था आपको वो विंड मिल में या कहीं डैम, कोई विंड मिल है वहां पे प्रोड्यूस हुई होगी, है ना। और या कहीं कोई डैम है, रिवर में टरबाइन लगी हुई है, वो वहां प्रोड्यूस हुई होगी। तो वहां से जब वो आपके घर तक आती है इन वायर्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अगर डीसी सप्लाई होता तो इन वायर्स में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का पावर का लॉस होता। एसी में इस कोई कहते हैं कैसे लेस पावर लॉस होता है, वो हम इस चैप्टर में आपको सिखाएंगे। एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज कि एसी को क्यों यूज करा जा रहा है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है और जहां आपका घर है वहां तक उसको ट्रांसमिट करने में पावर लॉस कम होता है, बहुत कम होता है, और बहुत सारी एनर्जी हम सेव कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पे डीसी सप्लाई करते तो देयर वुड हैव बीन वेरी हाई पावर लॉस। तो डीसी का नुकसान, क्यों डीसी हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों एसी यूज कर रहे हैं, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है ना। तो एसी में हमने एक सबसे बड़ा फायदा लिखा। लिखो लिखो प्लीज, साथ साथ लिखना है। आज आज की क्लास इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास। अच्छा, अब एसी में फायदा तो हो गया, पर एसी में एक नुकसान भी, देयर इज अ डिसएडवांटेज। नुकसान भी है, एसी इज मोर डेंजरस। एसी जो है वो डीसी से ज्यादा डेंजरस। I mean, its shock is attractive. एसी में नुकसान क्या है, एसी का शॉक अट्रैक्टिव होता है। बाई चांस गलती से आपको यहाँ सॉकेट में आपने हाथ लगा दिया, आपको शॉक लग रहा है और आपका हाथ वहीं स्टिक हो जाए, आपको करंट लग रहा होगा और आप अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पाओ, क्योंकि एसी का जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है। डीसी में शॉक तो डीसी में भी लगेगा, पर डीसी का जो शॉक होता था दैट वाज रिपल्सिव। डीसी में गलती से आपने किसी सप्लाई को टच कर लिया तो वो आपको खुद ही रिपेल कर देगा, आपका हाथ वहां पे स्टिक नहीं होगा, वो आपको खुद ही रिपेल कर देगा। एसी में क्या है, अगर गलती से टच हो गया तो वहां स्टिक हो जाएगा, दैट बिकम्स मोर डेंजरस। तो एसी में वी हैव टू बी केयरफुल। ऐसे नहीं होता कि हम सॉकेट में हाथ लगा, है ना, वी हैव टू बी केयरफुल। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, हम कहीं टच वच नहीं करते। डीसी में डेंजरस नहीं था, उतना उतना डेंजरस नहीं था, क्योंकि वो खुद ही हमें रिपेल कर देगा। गलती से टच हो भी गया, शॉक तो लगेगा, पर वो खुद ही आपको रिपेल। ठीक है। तो इवन दो एसी इज मोर डेंजरस, एसी रिस्की है, ज्यादा डेंजरस है ना। तो पर फिर भी एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें पावर लॉस, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है और जहां आपका घर है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है, यहाँ से यहाँ। और ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, इट्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। कोई विंडमिल दिल्ली के पास नहीं है, कोई डैम दिल्ली में नहीं है, तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दूसरे स्टेट से आ रही है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस वायर्स के थ्रू आ रही है। इनमें आपको ऑलरेडी पता है, जब वायर में करंट फ्लो करता है कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन से हीट लॉस होता है। अब सोचो, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबे वायर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक लेकर आ रहे हैं, उसमें कितना सारा हीट लॉस हो रहा हो। इसको बचाया जा सकता है एसी से। कैसे बचाते हैं वो इस बार इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम ये बना लिया, आपने बनाना है एडवांटेज डिसएडवांटेज, हेडिंग डालिए। इसके बाद हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। एसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज करिए वोल्टेज है आपके पास या करंट है आपके पास एसी में,
तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट अस टेक द केस ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज ले लो या ईएमएफ। अब ये टाइम के साथ देखो बेटा चेंज होता है। तो वोल्टेज को मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। यहाँ थोड़ा सा अगर आपने मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगा। आपका जो ईएमएफ है या वोल्टेज है वो है सिर्फ ई नॉट नहीं, सिर्फ ई नॉट अगर मैं लिख दूं, अगर मैं आपको बोलूं E इज इक्वल टू 100, इसका मतलब तो E सारे टाइम 100 है। ध्यान दो प्लीज। पर E इक्वल टू ई नॉट नहीं है, इसके आगे लगा हुआ है साइन ओमेगा। साइन ओमेगा टी का मतलब जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ साइन की शेप में वेरी करती है। और साइन के बाहर जो चीज है ये इसकी पीक वैल्यू, ये इसकी पीक वैल्यू, यानी ग्राफ में मैक्सिमम ये वोल्टेज कहां तक गई थी? ये ई नॉट तक। वोल्टेज पहले बढ़ेगी ई नॉट तक, फिर कम होगी वापस जीरो तक, फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, फिर बढ़ेगी वो ई नॉट तक और फिर वापस जीरो। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में जो सॉकेट है ये ऊपर वाला तो अर्थिंग के लिए होता है, आपको ऑलरेडी पता है अर्थिंग, चैप्टर 3 में पढ़ाया हुआ है। अब ये जो दो है इनमें ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक पॉजिटिव है एक नहीं, क्योंकि पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। ध्यान दो, पहले वोल्टेज बढ़ रही थी, ई नॉट तक गई, फिर कम हुई, अब उसकी डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदल गई यानी इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई। जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव वाला था वो पॉजिटिव बन गया। इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। थोड़ी देर में क्या होगा, फिर वापस ये पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा हो रहा है बारी बारी। फिर से ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर थोड़ी देर में ये रिवर्स हो। ये देखो, वोल्टेज वैल्यू तो वेरी कर रही है, साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो रही है। पहले ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव को अगर ये मान लेते हैं, चलो देखो पॉजिटिव का मतलब ये था, अगर मैं ये मान लूं कि पॉजिटिव का मतलब था ये वाला पॉजिटिव, ये वाला, वोल्टेज बढ़ी, कम हुई, जीरो हो गई, और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव, फिर वोल्टेज बढ़ी, कम हुई, फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी फिर अब ये वापस पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो एसी में वोल्टेज चेंज भी हो रही है, साथ साथ उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। ये पोलैरिटी सॉकेट में चेंज होती जाती है, ठीक है ना? ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो, ये लिख लीजिए स्टार मार्कर। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपका सॉकेट है इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, फिर वापस ऊपर आएगा ग्राफ तो ये सीधा हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा उल्टा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये पोलैरिटी भी चेंज होती है, ठीक है ना? और जो बाहर चीज होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और साइन के अंदर ओमेगा जो है, ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ये लिखेंगे इसके बारे में, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। लिखो लिखो प्लीज, बनाओ बनाओ प्रॉपर्ली लिखो। ठीक है, बनाए।
कोई कहता है ये ओमेगा जो 2 पाई एफ है, ये एफ क्या होता है? हियर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा सुनना, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितनी बार ये साइकिल बन रही है। एसी में वोल्टेज देखो, देखो यहाँ पे, ये एक साइकिल होती है। दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल। वोल्टेज का बढ़ना, मैक्सिमम वैल्यू तक जाना, जीरो होना, दूसरी साइड जाना मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर जीरो होना, ये एक आपका वेव कंप्लीट होता है। दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। आपके सॉकेट में जो वोल्टेज है, इसको समझ लो, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर के। पूरा चैप्टर, ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती मैथमेटिक्स की। इस इक्वेशन को समझ लोगे ना तो चैप्टर में बहुत आसान लगेगा। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर। वोल्टेज, ये आपके घर में जो सॉकेट है, ये वाला अभी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। वोल्टेज यहाँ पे देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, मैक्सिमम ई नॉट तक जाएगी, फिर कम होगी, फिर वापस जीरो हो जाएगी, उसके बाद पोलैरिटी चेंज होगी, फिर वोल्टेज बढ़ेगी ई नॉट तक, फिर वापस जीरो आएगी। अब एक साइकिल पूरा, एक साइकिल पूरा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स हो रहे हैं, एक सेकंड में वोल्टेज के कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, नंबर ऑफ साइकिल्स या ऑसिलेशंस पर सेकंड। हमारे घर में जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में एसी के 50 साइकिल्स हो रहे। ये वोल्टेज का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, पोलैरिटी चेंज होके इंक्रीज डिक्रीज होना, ये एक साइकिल बन, एक ऑसिलेशन। ऐसा आपके सॉकेट में 50 टाइम्स हो रहा है, 50 टाइम्स हो रहा है एक सेकंड में। तो यानी सोचो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन, यानी चेंज होना वापस आना, चेंज होना वापस आना, चेंज होना वापस आना। ठीक है ना? ऐसे 50 बार हो रहा है सिर्फ एक सेकंड के अंदर। यानी ये पोलैरिटी कितनी जल्दी 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 चेंज होती है। तो एसी में ये नहीं कि आराम आराम से, हाँ उल्टा हो गया, सीधा हो गया, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा हो गया। इट इज टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यानी एक सेकंड में ऐसे एक साइकिल, फिर दो, फिर तीन, ऐसे 50 साइकिल्स पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का रिवर्स अगर मैं कर दूं, रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं, तो आई गेट अ टर्म कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। लिखो, टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता, जो कि आप यहां से निकाल सकते हो 1/56। फ्रीक्वेंसी 50 थी, तो टाइम पीरियड आएगा 1/50, 0.02, 0.02 सेकेंड्स। आपके घर में जो एसी सप्लाई है उसका टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड्स। यानी वोल्टेज बढ़ी, कम हुई, दूसरे डायरेक्शन में बढ़ी, कम हुई, इस पूरे प्रोसेस में वोल्टेज का चेंज होना और वापस आना, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 0.02 सेकेंड्स। इसको बढ़िया से लिखो, प्लीज लिखो। कुछ कंसर्न है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, बट इसको प्लीज बढ़िया तरीके से नोट डाउन करिए। ठीक है ना? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं।
सब समझ में आ जाएगा, कोई 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से सुनो। अब हम आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में सिखाएंगे। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है सॉकेट में, जो सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है, इसकी इक्वेशन, इक्वेशन माने तो ये, इसकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू 310 साइन 100 पाई टी। ये देखो, लिखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज सप्लाई इन आवर हाउस। ये आपके घर में जो एसी सप्लाई आ रहा है, ये उसकी इक्वेशन है। अच्छा, हमने तो सुना था यार 220 वोल्ट होता है, ये कहां से है? ये इसमें 220 वोल्ट, आप लोगों ने ये सुना होगा ना आपने कि आपके घर में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट हो। नहीं, आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई है उसकी इक्वेशन ये, इसका मतलब, इसका मतलब जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ और वोल्टेज अब हमारे लिए सेम मीनिंग करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। वो वोल्टेज मैक्सिमम जाती है 310 वोल्ट। मैक्सिमम आपके सॉकेट में जो वोल्टेज है वो 0 से बढ़कर 310 तक जाती है, फिर वापस 0 हो जाती है, फिर उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, फिर वो 310 तक जाती है, और फिर वापस 0 हो जाती है, और ऐसा 1 सेकेंड में 50 टाइम्स। कोई कहता कैसे पता 50 टाइम्स? देखो बेटा, इस इक्वेशन से भी आप पता कर सकते, इस इक्वेशन से भी आप पता कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो टी के साथ जो टर्म होगी, यहाँ देखो सब बच्चे, देखो जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको इस इक्वेशन से कंपेयर। साइन के बाहर जो चीज है वो उसकी पीक वैल्यू, यहाँ साइन के बाहर क्या है 310, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो टर्म है टी के साथ ये ओमेगा, दिस टर्म इज ओमेगा। तो हमारा ओमेगा है 100 पाई, और ओमेगा होता कौन है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100। तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है ना? यानी आपके घर में एसी की कितनी साइकिल्स हैं 1 सेकेंड में? 50 साइकिल्स पर। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि हम लोग ये 220 कहां से आ गया? हम ये क्यों बोलते हैं हमारे घर में वोल्टेज 220 वोल्ट, जबकि हमारे घर में जो वोल्टेज है वो तो जा रही है 310 तक। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे घर में वोल्टेज 310 है? बताओ बेटा, 310 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 310 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। एक चीज बताइए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टूडेंट, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सीएस, चलो मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट, उसके मार्क्स आए, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 90, मैथ्स में 85, इंग्लिश में 80, इसमें से ये उसके मार्क्स आए अलग अलग सब्जेक्ट। अगर आप इस बच्चे से पूछोगे बेटा तेरे नंबर कितने आए, व्हाट इज योर परसेंटेज इन क्लास 12, तो क्या ये 95 बोलेगा कि मेरी 12th में, अरे मेरी 12th में 95%? नहीं, 95 तो इसके हाईएस्ट है। पर अगर आप इससे इसकी परसेंटेज पूछोगे तो ये सबको मिला के बोलेगा, सबको मिला के बोलेगा, ये थोड़ा ना ये बोल देगा कि मेरे 12th में 95% आए। एक सब्जेक्ट में है, एक पर्टिकुलर उसमें 95 है, पर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सबको मिला के बोलोगे। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा वोल्टेज कितनी है, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि वोल्टेज 310 है। 310 तो मैक्सिमम है, मेरे को तो एवरेज लेना पड़ेगा ना सारी वैल्यूज का। वैल्यूज का सारी वैल्यूज 310 थोड़ा है, कभी वैल्यू 0 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 310 है, फिर वेरी कर रही है। तो अगर कोई आपसे पूछता है वोल्टेज कितनी है, तो आप तो सबका एवरेज बताओगे ना। ये थोड़ा ना कि आप बोल दोगे मेरे घर में वोल्टेज 310।
वो तो ये बात हो गई कि आपके नंबर ऐसे आए थे, आपने बोल दिया मेरा 12th में परसेंटेज 95। तो जब एसी में वोल्टेज चेंज कर रही है तो हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे क्या? देखो अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है आज पहली क्लास, प्लीज बेटा हेडिंग डालो एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको मैं साथ साथ कंपेयर भी करूंगा आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है उससे। ठीक है ना? तो ई नॉट क्या चीज है? ई नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसी ग्राफ में देख लेते हैं। ई नॉट क्या है? ई नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू। पर अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके घर में वोल्टेज कितनी है, तो आप ई नॉट नहीं बताओगे। ई नॉट तो ई नॉट क्या कहलाता है? ई नॉट इज द पीक वैल्यू। जो ई नॉट है ये हमारा पीक वैल्यू है ना। तो अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं एवरेज बताऊं। डालिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे हम इस सप्लाई की एवरेज वैल्यू निकालें? कोई बच्चा बताना चाहता है बेटा प्लीज कि अगर आपके घर में वोल्टेज इस तरीके से वेरी कर रही है, वो पीक वैल्यू 310 तक जाती है। ई नॉट जो है वो आपका 310 है। ई नॉट जो है वो आपका 310 है। देखो ध्यान से, मैंने इक्वेशन लिखी है और उसी का एक एग्जांपल दिया है जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। ई नॉट कितना है? साइन के बाहर जो चीज है वो 310 है, यानी पीक वैल्यू 310। पर अगर कोई आपसे पूछता है एवरेज वैल्यू तो क्या बताओगे? कोई बताएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? चलो थोड़ा सा कुछ जरा रिप्लाई रिप्लाई करो, खाली मत बैठो। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? लेट मी सी क्या रिप्लाई करते हैं। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी खाली बैठे हुए हैं ऐसे ही। कुछ कुछ भी रिप्लाई करो। एवरेज वैल्यू इज जीरो। एवरेज वैल्यू इज एवरेज वैल्यू इज नॉट ट्रू। एवरेज वैल्यू इज जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि एसी में जितना पार्ट पॉजिटिव है बेटा, उतना ही पार्ट नेगेटिव भी तो है। अगर मेरे पास नंबर है एक 10 और दूसरा नंबर है -10, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? जब मैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, एवरेज जीरो आ जाएगा। एसी में दिक्कत क्या है कि आपका जितना पार्ट पॉजिटिव है उतना ही पार्ट आपके साइकिल का नेगेटिव भी तो है। तो मेरे ये सारे नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं और ये सारे नंबर्स जो हैं ये नेगेटिव हैं। अगर आप इनका एवरेज ले लोगे तो दिस विल कम आउट टू बी जीरो। तो एवरेज वैल्यू इज जीरो। यहाँ पे रीजन डालेंगे बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट। तो एसी का कभी भी वो आपसे पूछता है एवरेज वैल्यू कितना है, तो वो तो जीरो ही आएगा। तो फिर मैं क्या करूं? कोई मेरे से पूछता है कि यार तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आती है, मैं बोल दूं 0 वोल्ट आती है। वोल्टेज कितनी आती है तो मैं बोल दूं 0 वोल्ट आती है। 0 वोल्ट से तो लगेगा कि यार वोल्टेज आती ही नहीं है। अगर इफ आई से टेल समबडी कि मेरे घर में वोल्टेज जीरो है, तो उसको लगेगा वोल्टेज आ ही नहीं रही है, पर वोल्टेज आ तो रही है। जितना पार्ट पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इसलिए जीरो हो रहा है। क्या करें? इसका कोई सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप एवरेज ले रहे हो तो उसको हाफ साइकिल पर ही लो। एवरेज वैल्यू इसके साथ हम ब्रैकेट में लिखेंगे फुल साइकिल, और इसके साथ अब हम लिखेंगे हाफ। एवरेज वैल्यू अगर मैं लूं तो मैं इसका ना लूं,
हम सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स का एवरेज, हम सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स का एवरेज। अब वो चिंता नहीं, अब आपका एवरेज जीरो नहीं है, क्योंकि आप जो नंबर्स ले रहे हैं दे आर ओनली पॉजिटिव। तो एवरेज वैल्यू अगर बोला जाता है तो वो आपको बताएगा कि मैं एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे पूछ रहा हूं या मैं हाफ साइकिल का पूछ रहा हूं। अगर वो पूछ रहा है आपसे एवरेज वैल्यू बताओ फुल साइकिल का, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो फुल साइकिल का एवरेज, फुल साइकिल का एवरेज है। पर अगर वो पूछता है एवरेज वैल्यू फुल साइकिल का, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, जीरो ही है, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। पर अगर वो पूछता है एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल का, तो हाँ, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2/पाई इंटू, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/पाई टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी 2/पाई ऑफ 310। दिस विल बी द हाफ साइकिल एवरेज। तो कोई आपसे पूछेगा कि आपके घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, आप 310 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 310 तो पीक वैल्यू थी। आप उसको क्या बताना चाहते हैं, आप उसको एवरेज बताना चाहते हैं। पर एवरेज में प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन है, देयर इज अ कंफ्यूजन इन एवरेज, कि हाफ साइकिल का एवरेज है या फुल साइकिल का एवरेज है, देयर इज अ कंफ्यूजन, कि हाफ पे बता रहे हो या फुल पे बता रहे हो। तो हमने ये चक्कर ही छोड़ दिया, हाफ साइकिल फुल साइकिल, हमने चक्कर ही छोड़ दिया। हम एक और टर्म यूज करते हैं इसमें, कॉल्ड एज द आरएमएस वैल्यू, कॉल्ड एज द आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो, अगर मेरे पास एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है लेट अस से 4 और एक है लेट अस से 2 और एक है -2, तीन नंबर्स हैं। मैं कहता हूं इनका एवरेज लो, तो जैसे एवरेज में तो आप क्या करते हैं, 4 + 2 + -2 और डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। ध्यान से देखो, ये आपने इनका एवरेज लिया। एवरेज में चिंता क्या होती है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कट जाता है, ये तो कट है ना, तो हमारा एवरेज लूंगा तो मैं ऊपर वाला नीचे वाला कट सकता, पर हाफ साइकिल का एवरेज ले लूं वो भी सही है। पर कंफ्यूजन हो रहा है, हाफ का लूं फुल का लूं, हाफ का लूंगा अलग आंसर आएगा, फुल का लूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो वो झंझट ही खत्म करो, एक तरीका है रूट मीन स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स में तरीका है, इसमें आपके अगर नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं ना तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आरएमएस में आप पहले उल्टे ऑर्डर में इसको सॉल्व, आप पहले नंबर्स को स्क्वायर कर, लेट अस से मेरे नंबर्स थे 4, 2 और -2, मेरे को इन नंबर्स का आरएमएस निकालना, एवरेज नहीं निकालना, एवरेज हाफ फुल चक्कर ही छोड़ो, अब मेरे को इनका आरएमएस निकालना है, फाइंड आरएमएस। तो मैं पहले इन नंबर्स का क्या कर दूंगा, पहले मैं इन नंबर्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, स्क्वायर करते ही हमारा नेगेटिव खत्म। अब मैं इन नंबर्स का मीन, 16, 4 और 4 का अब मैं मीन कैसे लूंगा, मीन इनको ऐड करूंगा, 16 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना है 16 + 4 20, 20 + 4 24 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 8। और अब उसका रूट दे, अब उसका रूट, तो मेरा आंसर आ गया 2√2 यानी 2 × 1.4। तो इस तरीके से नंबर्स का आरएमएस लेते हैं। आरएमएस आपको करना नहीं होगा, ये पेपर में ये ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए
कि जब आपके घर में एसी सप्लाई आ रहा है, वोल्टेजेस पॉजिटिव भी हैं और वोल्टेजेस नेगेटिव भी हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, पीक वैल्यू मत बताओ, पीक वैल्यू बताना सही नहीं, एवरेज मत बताओ। एवरेज में कंफ्यूजन है कि हाफ साइकिल का है या फुल साइकिल, आप उसको आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू में चिंता नहीं है कि मैं आधी साइकिल का लूं या मैं पूरी साइकिल का लूं, पूरे का भी लेंगे तो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला कटेगा नहीं, क्योंकि आरएमएस में मैंने पहले क्या कर दिया है, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से आपका नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो, आप डायरेक्टली एवरेज नहीं ले रहे हो, आप पहले स्क्वायर कर रहे हो फिर भी। तो एसी में जब भी पूछा जाता है कि वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो वो आरएमएस वैल्यू बताइए, और आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। लिखो, मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रही थी उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, इफेक्टिव वैल्यू कितनी है या आरएमएस वैल्यू कितनी है, या सिर्फ पूछता है कि आपके घर में जो एसी वोल्टेज आ रही है उसकी वैल्यू कितनी, तो you will not tell the peak value, you will not tell the average, you will not tell the half cycle average, you will tell the RMS value। कितनी होगी आपके घर में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, बेटा तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आती है, तो तुम मुझे, आपके घर में जो वोल्टेज आती है वो वेरी कर रही है ना, वो वेरी कर रही है, तो आप मेरे को क्या बताओगे उसकी आरएमएस वैल्यू। जब मैं एक बच्चे से पूछता हूँ जिसके अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर अलग अलग थे, सुनना प्लीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सीएस, इसमें अलग अलग नंबर थे, 95, 90, 85, 80, 75। अगर मैं इस बच्चे से पूछता हूँ तेरे नंबर कितने हैं, तो वो मुझे ये नहीं कहेगा कि मेरे एक इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है मेरे को, जस्ट एक बार में जल्दी से नंबर बता। तो वो आपको इन सबका एवरेज बताए। ऐसे ही जब आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में वोल्टेज कितनी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि वोल्टेज अभी 0 है, अब इतनी 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 है, क्योंकि वोल्टेज तो क्या कर रही है, चेंज। इतना टाइम नहीं है कि आप बताते रहो कि वोल्टेज ये हो रही है, वो हो रही है। आप सीधा सीधा उसकी आरएमएस वैल्यू बता। चलो बताओ जरा, आपके घर में, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोगों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। माय क्वेश्चन इज, आपके घर में वोल्टेज कितनी है। तो आप निकालोगे आरएमएस वैल्यू, कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 310 डिवाइडेड बाय √2। और यहां से आता है हमारा नंबर 220 वोल्ट, यहां से आता है हमारा नंबर 220 वोल्ट। दिस गिव्स अस 220। हम कहते हैं ना हमारे घर में वोल्टेज 220 वोल्ट है, वो मैक्सिमम वैल्यू 310 है, मैक्सिमम वैल्यू 310 है। पर हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताएंगे, हम उसको बताएंगे क्या, आरएमएस वैल्यू। तो वी विल से द वोल्टेज इन आवर हाउस इज 220 वोल्ट। कभी भी आपसे वोल्टेज पूछी जाएगी, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, लिखो, एसी में, एसी में कभी भी वैल्यू पूछी जाएगी, एसी में कभी भी वैल्यू पूछी जाएगी, तो इट मस्ट बी द आरएमएस वैल्यू, तो इट मस्ट बी द आरएमएस। ठीक है ना, कोई आपसे पूछता है आपके घर में वोल्टेज कितनी आती है, तो आप उसको आरएमएस वैल्यू बताओ। अगर वो अलग से पूछे, हाँ मुझे हाफ साइकिल एवरेज बताओ, मुझे फुल साइकिल एवरेज बताओ, तो बता देना। पर अगर वो जनरल क्वेश्चन दे कि मेरे को वैल्यू बता, टेल मी वोल्टेज कितनी है, तो आप उसको आरएमएस वैल्यू बताओ।
ठीक है ना। एसी वोल्टेज जब भी स्पेसिफाई करी जाती है आरएमएस वैल्यू बताई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग। लिखो। ये मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख दिए हैं, फॉर्मूले लिखे हैं। फुल साइकिल एवरेज हमेशा 0 होता है। हाफ साइकिल एवरेज लोगे तो 2/पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगा, और अगर आरएमएस वैल्यू लोगे तो E0/√2। क्वेश्चन है, देखेंगे। द वोल्टेज सप्लाई इन अ कंट्री इज E is equal to 200 sin 120 pi t. The voltage supply in a country is this. Find frequency, time period, full cycle average, half cycle average और आरएमएस वैल्यू। चलो अब करो ये क्वेश्चन। एक कंट्री है जिसमें एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई की ये इक्वेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, करिए। टोटल टाइम दे रहे हैं 2 मिनट, जल्दी करें। करो जल्दी से प्लीज, 2 मिनट का टाइम है। चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ आंसर तो हमें पता है सीधा सीधा। पीक वैल्यू, ये जो वोल्टेज है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसकी पीक वैल्यू कितनी है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, साइन के बाहर जो चीज होती है वो उसकी पीक वैल्यू। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं वोल्टेज का, ये जो पीक वैल्यू है ये है 2, ठीक है ना। ये हमारी पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू। वोल्टेज मैक्सिमम 200 तक जाएगी। फुल साइकिल एवरेज होगा कितना, 0। पूरे साइकिल पे अगर मैं एवरेज ले लूंगा बेटा वो तो 0 है। हाफ साइकिल पे एवरेज लूंगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2 into मैक्सिमम वैल्यू/पाई। तो 2 into 200 पाई। और आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो वो मैक्सिमम बाय √2, यानी वो भी 200/2 वोल्ट। क्योंकि वोल्टेज है ना तो यूनिट तो वोल्ट है ना, वोल्टेजेस हैं तो यूनिट जो होगा दैट विल बी वोल्ट। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। फ्रीक्वेंसी आपकी यहां से, साइन के अंदर जो है ब्रैकेट में टी के साथ, टी का जो कोफिशिएंट है, टी का जो कोफिशिएंट है ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा। तो ओमेगा कितना है हमारा, कंपेयर करो इक्वेशन को। जो टी के साथ होता है वो ओमेगा होता है, तो आपका ओमेगा कितना है, 120 पाई। ओमेगा है 120, और ओमेगा होता कौन है, 2 पाई एफ इज 120। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आएगी 60 हर्ट्ज। एक सेकंड में कितनी ऐसी वेव्स बन रही हैं, 60 वेव्स बन रही है एक के बाद। तो फ्रीक्वेंसी होगी 60 हर्ट्ज।
और टाइम पीरियड हो जाएगा 1/66। ठीक है ना? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर अभी बची है। लिखेंगे हेडिंग। इस केस में कोई आपसे पूछता है तुम्हारे घर में वोल्टेज आ कितनी रही है, तो ना तो तुम पीक वैल्यू बताओगे, ये नहीं बताओगे, ना फुल साइकिल एवरेज बताओगे, ना हाफ साइकिल एवरेज बताओगे। आप बताओगे कि मेरे घर में वोल्टेज जो आ रही है वो 200/√2 वोल्ट आ रही है। कभी भी बताया जाता है तो इट इज ऑलवेज दी आरएमएस। जैसे मार्क्स अगर आपके किसी पूछे जाते हैं 10th में नंबर कितने, तो आप एवरेज बता दो। वहां कोई टेंशन नहीं है कि फुल साइकिल हाफ साइकिल। 10th में थोड़ा कि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव है। 10th तो पॉजिटिव ही है नंबर सारे, तो आप सीधा सीधा एवरेज ले लेते है ना, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं, चिंता ही नहीं है कि जीरो आ जाएगा। ये तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट में 50 आए, एक में -50 आए तो एवरेज जीरो हो। यहाँ टेंशन है कि जितना पॉजिटिव है उतना negative। तो एवरेज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम एवरेज का लॉजिक यूज ही नहीं करते, हम आरएमएस यूज करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। एसी सर्किट्स। हेडिंग है एसी सर्किट्स। अब देखो, एसी सर्किट्स में हमें जो पढ़ना है, तीन मेन सर्किट। पहला है आर सर्किट। आर सर्किट यानी रजिस्टर सर्किट। आर सर्किट का मतलब है रजिस्टर सर्किट। यानी आपके सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ होगा। और अब एक चीज और ध्यान देना, ऐसे नहीं होगा। ये आपका सेल है, दिस इज अ सेल। सेल जो होता है इट इज अ डीसी सप्लाई। सेल से आने वाली वोल्टेज जो होती है वो डीसी होती है। हम अब एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो आपके सर्किट में सेल नहीं होगा, ये लगाओ, दिस इज एन एसी जनरेटर। दिस इज एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से जो सप्लाई आ रहा है वो एसी सप्लाई। यानी आपके सर्किट में जो वोल्टेज है वो अब टाइम के साथ चेंज हो। ये देखो साइन का कर्व मैंने यहाँ साइन थीटा का ग्राफ होता है ना, तो वो इसके अंदर एसी सप्लाई। तो रजिस्टर सर्किट। दूसरा है हमारा सर्किट जो हमें पढ़ना है, सी सर्किट। इसमें आपके सर्किट में एक कैपेसिटर लगा। और फिर तीसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज एल सर्किट। इसमें आपके सर्किट में एक इंडक्टर लगा। इंडक्टर माने तो सॉरी। तो ये तीन मेन सर्किट्स हैं, आर सर्किट, रजिस्टर सर्किट, सी सर्किट यानी कैपेसिटर सर्किट, एल सर्किट यानी इंडक्टर। और फिर इनके कॉम्बिनेशन आ सकते। कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट, ये कॉम्बिनेशन। आरसी यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे, आरएल यानी रेजिस्टर और इंडक्टर लगे, एलसी इंडक्टर कैपेसिटर, और एलसीआर यानी तीनों लगे हुए। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट। जल्दी से लिख लो, हेडिंग डालेंगे उसके बाद आर। ये स्टार्ट कर देंगे बस अभी। चलिए जल्दी से इनको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करो और फिर हेडिंग डालो। चलो जल्दी से हेडिंग डालो आर सर्किट।
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज आर सर्किट में पढ़ेंगे, जो चीज हम आर सर्किट में पढ़ेंगे वही एल सर्किट में भी होगा और वही सी सर्किट में भी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आर सर्किट आपको क्लैरिटी हो, और हर सर्किट के बारे में देयर आर 7 पॉइंट्स। फॉर ईच सर्किट देयर आर 7 पॉइंट्स। हेडिंग डाल लो प्लीज, आर सर्किट। हाँ, sorry. तो आर सर्किट हेडिंग डालेंगे, इसमें देयर आर 7 पॉइंट्स। एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ध्यान से। पहला पॉइंट है सर्किट डायग्राम। बेटा प्लीज ये वाला बहुत ध्यान से सुन लेना, आर सर्किट, क्योंकि यही चीजें आगे वाले सर्किट्स में भी अप्लाई। पहला पॉइंट होता है उसका सर्किट डायग्राम। ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा एसी सोर्स है, इसकी वोल्टेज है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सर्किट डायग्राम। बनाओ। second point is to find the equation of current। सेकेंड पॉइंट है करंट की इक्वेशन निकाल। करंट कैसे निकालूंगा मैं? I इक्वल टू ई बाई आर। कितना है ई? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट कितना आएगा? करंट आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। अब एक चीज देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज करो बेटा, आपके वोल्टेज में साइन ओमेगा टी आ रहा था, तो करंट की इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी आ रहा। अगर वोल्टेज आपकी ऑल्टरनेटिंग थी, टाइम के साथ वेरी कर रही थी, क्योंकि उसके फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी आ रहा था, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग है। करंट के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। और क्या चीज है जो साइन के बाहर है? वो ये टर्म, जो भी साइन के बाहर होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस चीज को मैं नाम दे देता हूं आई नॉट। तो करंट की इक्वेशन क्या बन गई? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है ना? प्लीज बहुत ध्यान देना, बारी बारी बोल रहा हूं मैं, इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देना जो भी बता। कैसे आपने सर्किट डायग्राम बनाया? कैसे आपने ओम्स लॉ से आई इक्वल टू ई बाय आर, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आपने ई बाय आर करके करंट निकाला। साइन के बाहर जो चीज थी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, थर्ड पॉइंट होता है ग्राफ। चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। आपको एक ही ग्राफ में ईएमएफ भी ड्रॉ करना है और उसी ग्राफ में करंट भी ड्रॉ करना है। तो देखो ईएमएफ का ग्राफ कैसा, वो आप ईएमएफ के फॉर्मूले को देखो। ईएमएफ का ग्राफ किस शेप का होगा? साइन ओमेगा टी की शेप का, है ना? इट विल बी फॉर साइन ओमेगा। और कहां तक जाएगा मैक्सिमम? ई नॉट तक। ये देखिए, ये हमारा ईएमएफ का ग्राफ कहां तक गया? ये ई नॉट। और उसी के ऊपर करंट का भी ग्राफ। करंट का जो ग्राफ होगा वो भी साइन शेप का ही होगा। करंट का मामला देखो, पर ईएमएफ ई नॉट तक गया था मैक्सिमम, करंट ई नॉट तक नहीं जाएगा। करंट मैक्सिमम कहां तक जाएगा? करंट की वैल्यू मैक्सिमम सिर्फ आई नॉट तक ही जाएगी। तो ये थोड़ा होगा साइन शेप, पर थोड़ा छोटा बना लो।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आई नॉट, ठीक है ना। जो आपने ईएमएफ का ग्राफ बनाया, जो आपने करंट का ग्राफ बनाया, उनमें फर्क क्या है दोनों साइन शेप के, है दोनों साइन शेप, पर दोनों में फर्क क्या है, ईएमएफ का ग्राफ मैक्सिमम गया है ई नॉट तक, और ये वाला मैक्सिमम गया है, तो ब्लू वाला मेरा ईएमएफ का ग्राफ है और रेड वाला मेरा करंट का, है दोनों साइन शेप, पर दोनों का पीक वैल्यू, ये देखो, अगर आपकी वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है तो आपका करंट भी ऑल्टरनेट, अगर वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रही है तो ऑब्वियसली करंट भी टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक है ना। फोर्थ फोर्थ पॉइंट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, फाइव फेज डिफरेंस। देखिए, साइन के अंदर जो चीज होती है वो इनका फेज होता है। ईएमएफ में फेज कितना था, ओमेगा, करंट में फेज कितना है, ओमेगा। कितना फेज डिफरेंस है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, कितना फेज डिफरेंस है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, टेल मी व्हाट इज द फेज डिफरेंस क्विकली, दोनों के फेजेस में कितने का डिफरेंस है, जीरो, फेज डिफरेंसेस। ये जो टर्म होती है ये हमारा कहलाता है फेज। ईएमएफ का फेज कितना है, ओमेगा, करंट का फेज कितना है, ओमेगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, दे हैव सेम फेज, दे हैव सेम फेज, क्या बोलते हैं, इन फेज, इन फेज का मतलब दोनों का फेज, ठीक है ना। और यहां से अब आपको होमवर्क देंगे, मैंने आर सर्किट के 7 में से 4 पॉइंट्स आपको लिखवा दिए, आपका होमवर्क है रिमेनिंग पॉइंट नंबर 5, 6 और 7, बुक से देख के आपने लिख के लाना, ठीक है ना। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया है, एसी का इंट्रोडक्शन पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट कराया है, और आर सर्किट स्टार्ट कराया है। नेक्स्ट क्लास में ये लिख कर लाओ, ठीक है।